स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा और साहित्य में। आज हम सुनेंगे जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। जैनेन्द्र कुमार जी, जिनका कहानी के संबंध में एक उत्तम विचार है। वे कहते थे, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो आइए सुनते हैं जैनेन्द्र कुमार जी की रचना अपना अपना भाग्य। इस रचना का प्रकाशन 1931 में हुई थी तथा यह रचना जैनेन्द्र जी की कहानी संग्रह वातायन में संकलित है। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं तथा कुछ गौण पात्र। मुख्य पात्र हैं लेखक, लेखक के मित्र और एक गरीब बालक तथा गौण पात्र हैं दो वकील साहब और गरीब बालक का मित्र, जिसके बारे में सिर्फ गरीब बालक बताता है। कहानी कुछ इस प्रकार से आरंभ होती है। बहुत समय निरुद्देश घूम चुकने पर लेखक और उनके मित्र सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रूई के रेसे से भाप से बादल उनके सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे बादल नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर कुछ देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे उनके साथ खेलना चाह रहे थे। तभी लेखक कहते हैं, हमारे पीछे वाले पोलो खेलने के मैदान में अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पीछे में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सोई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त लगाकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले एकाग्र एकनिष्ठ होकर मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मार पीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही एक अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया हो और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणिया भी थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी।
इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजिंदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव अर्थात भारतीयों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज़ों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। आगे लेखक कहते हैं, घंटे के घंटे सड़क गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वताता एक एक कर छिन्न हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे, पर लेखक और उनके मित्र वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, उनके ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियाँ तारों सी जान पड़ती थी। लेखक गहरी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। लेखक कहते हैं, ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। लेखक और उनके मित्र अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। फिर लेखक और उनके मित्र आगे बढ़े। उनका होटल आगे था। ताल के किनारे वे चले जा रहे थे। उनके ओवरकोट भीग गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि वे सोच रहे थे, कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। लेखक का जी बेचैन हो रहा था। वे झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहते थे, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। लेखक के मित्र ने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। लेखक आगे कहते हैं, हम उस घने कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। लेखक ने खिसिया कर कहा, चलिए भी। तभी लेखक के मित्र ने कहा, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया और कोई चारा ना रहा, लाचार लेखक को बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था। तभी लेखक के मित्र ने अचानक कहा, देखो वह क्या है। लेखक ने देखा। कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत उनकी तरफ बढ़ी आ रही थी। लेखक ने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं,
पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना दायां है ना बायां है। तभी पास के चुंगी के लालटेन के छोटे से रोशनी में देखा तो 10 वर्ष का एक बालक होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह बच्चा उन्हें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। तभी लेखक के मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जाग कर देखा और उनके पास आ गया। तभी मित्र ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। लेखक के मित्र ने फिर पूछा, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। लेखक के मित्र ने फिर पूछा, कहाँ सोएगा? बालक ने जवाब दिया, यहीं कहीं। फिर लेखक के मित्र ने पूछा, कल कहाँ सोया था? बालक ने जवाब दिया, दुकान पर। लेखक के मित्र ने पूछा, आज वहाँ क्यों नहीं? बालक ने जवाब दिया, नौकरी से हटा दिया साहब। मित्र ने पूछा, क्या नौकरी थी? लड़के ने करुणा के स्वर में कहा, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। मित्र ने फिर पूछा, फिर नौकरी करेगा? लड़के ने उत्साह से कहा, हाँ। लेखक के मित्र ने पूछा, बाहर चलेगा? लड़के ने कहा, हाँ। लेखक के मित्र ने पूछा, आज क्या खाना खाया? लड़के ने दुखी स्वर में कहा, कुछ नहीं। लेखक के मित्र ने पूछा, अब खाना मिलेगा? बालक ने कहा, नहीं मिलेगा। लेखक के मित्र ने पूछा, तो यूं ही सो जाएगा? बालक ने कहा, हाँ। फिर मित्र ने पूछा, कहाँ? बालक ने वही उत्तर दिया, यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? लेखक के मित्र ने आश्चर्य से पूछा। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। उसकी आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। फिर लेखक के मित्र ने पूछा, माँ बाप हैं? बालक ने कहा, हैं। मित्र ने पूछा, कहाँ? बालक ने कहा, 15 कोस दूर गांव में। फिर लेखक के मित्र ने पूछा, तू भाग आया? लड़के ने कहा, हाँ। लेखक के मित्र ने पूछा, क्यों? बालक ने कहा, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रखता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। तभी लेखक के मित्र ने कहा, कहाँ गया? बालक ने करुणा भरे स्वर में कहा, मर गया। वह मर गया। तब लेखक के मित्र ने आश्चर्य से पूछा, मर गया? लड़के ने भोले स्वर में कहा, हाँ, साहब ने मारा और वह मर गया। लेखक के मित्र ने लड़के से कहा, अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर वे लोग वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। लेखक के मित्र ने पुकारा, वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी। झुंझलाते हुए स्वर में वे पूछे, हाँ, फिर आप कहिए। लेखक के मित्र ने कहा, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। वकील साहब फिर झुंझलाते हुए पूछते हैं, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? मित्र ने कहा, जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। वकील साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी ये नौकर लो। लेखक के मित्र ने आग्रह के स्वर में कहा, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। वकील साहब चिढ़ कर कहते हैं, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए। अगले दिन वह ना जाने
क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। तभी लेखक के मित्र ने विनम्रता से कहा, आप मानते ही नहीं हैं, मैं क्या करूं? वकील साहब ने अब गुस्से के स्वर में कहा, मानो क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर लेखक की ओर देखने लगे। तभी लेखक ने कहा, क्या है? लेखक के मित्र ने अंग्रेजी में कहा, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, मगर 10-10 के नोट हैं। तभी लेखक ने कहा, देखूं, नोट ही शायद मेरे पास भी हैं। सचमुच लेखक के पॉकेट में भी नोट ही थे। वे दोनों फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। तभी लेखक के मित्र ने पूछा, तब? लेखक ने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र लेखक की ओर देखने लगे और कहने लगे, अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। फिर लेखक ने कहा, तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। लड़के ने कहा, हाँ। फिर पूछा, कुछ काम देंगे हुजूर? लेखक के मित्र ने कहा, हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। लड़के ने पूछा, तो जाऊं? हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। फिर पूछा, कहाँ सोएगा? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। लेखक और उनके मित्र होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। उनके कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उस बालक के पास बहुत कम कपड़े हैं। तभी लेखक ने कहा, यह संसार है यार। फिर स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। कहा, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर फिर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर लेखक के मित्र से मिलने होटल डी पब में नहीं आया। वे लोग भी अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत उन्होंने भी ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब की मुंह पर, छाती पर, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तभी लेखक ने सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नई कहानियों को सुनते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।